हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कक्षा 10 रसायन विज्ञान में आपको तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण लेसन की एक्सरसाइज के विषय में बताया था, जिसमें आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस तक आपने सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसी क्रम में 10वां क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर भी हम बार बार आपसे कह रहे हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि तीन तथ्यों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। तीन ऐसे तत्व बताने हैं जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 1। तीन तत्व आपको बताने हैं, कैसे? जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? एक इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि फर्स्ट वर्ग में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन? Li, Na, K, Rb, Cs एंड Fr। ये तीन तत्व उन्होंने पूछी, आपने 6 तत्व लिख लिए। Li चेक कर लेते हैं। Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। इसे क्या बनाएंगे? 2, 1। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। Na आपने Na लिख लिया। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2, 8, 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं? 1। इसी प्रकार हम K लेते हैं, कितना होता है? 19। क्या बनाएगा? 2, 8, 1। आपने चेक कर लिया। इसी प्रकार आप सभी में चेक कर सकते हैं कि सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन रुक रहा है। अगला क्वेश्चन इसका लगा हुआ है कि दो तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी आपको कितने बताने हैं? 2 तत्व बताने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। इसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं 10वीं का बी नंबर कि 2 तत्व और कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इसने कहा कि बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब कौन सा वर्ग आपके पास मिल गया? सेकंड वर्ग। तो सेकंड वर्ग में आपने क्या सीखा था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। 2 तत्व पूछे थे, आपके पास काफी तत्व आ गए। 2 ये दूसरा वर्ग होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुक रहे हैं ये भी चेक कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम 3 तत्व ले लेते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। कैल्शियम में कितना होता है? 20। चेक कर लेते हैं। पहले कोश में आपको पता है कितने रुकते हैं? 2। कितने अंतिम कोश से पहुंचे जाकर के? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आ जाते हैं 2, 8, 2। इसमें आ जाते हैं 2, 8, 2। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं आपके पास? 2, 2, 2। उसे 2 तत्वों में से पूछा था, आपने काफी तत्व आपने दे दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 ऐसे तत्वों का नाम बताइए जिनके कोश पूर्ण भरे हों। 3 ऐसे तत्वों के विषय में तुम्हें बताना है जिनके बाहरी कोश पूर्ण भरे हों। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमें कितने तत्व चाहिए? 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण। तो पूर्ण का मतलब आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे, पिछली बार भी आपको बताया था
जिसके कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसे क्या कहते थे आप लोग? अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या शून्य वर्ग या 18वां वर्ग या 8वां वर्ग कहते थे। तो चलिए उस वर्ग के तत्वों को हम जान लेते हैं। आपने अच्छी तरीके से लिखा भी था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर व बाहर के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं। तो चेक कर लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम में कितना होता है? 2 होता है। नियॉन कितना होता है? 10 होता है। आर्गन कितना होता है? 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, पहले कितना रुकेगा? केवल 2। इसमें कितना लगेगा? 2, 8। इसमें कितना लगेगा? 2, 8। पहला कक्षक है, पहले कक्षक में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देख लेते हैं सेकंड, 8 रुक रहे हैं। इसमें कितने पहुंचा? थर्ड में भी कितने रुकते हैं? 8 रुकते हैं। इसके कोष कैसे भरे हुए हैं? पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? फिर से देख लेते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातुएं हैं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। क्या ये परमाणु में समानता रखती हैं? तो आप तुरंत इसका, जब कभी समानता की बात आए तो तुरंत आप क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। यदि इनके इलेक्ट्रॉन समान आ जाएं, अंतिम कोष में यदि इलेक्ट्रॉन समान आ जाएं तो ये समानता दर्शाएंगे। यदि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन समान नहीं आएंगी तो ये समानता नहीं दर्शाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम में कितना होता है? 3 होता है। सोडियम कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1। आप देख रहे हैं अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये समानता दर्शाएंगे। आपका आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियॉन एक अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं? उत्कृष्ट यानी अक्रिय होते हैं, ये क्रिया नहीं करते। तो परमाणु में समानता की बात आ गई, हीलियम, नियॉन। तुरंत आप इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका कितना होता है? 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8। इनके बाहरी कोष कैसे हैं? पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए ये अत्यंत अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो पहले 10 तत्व प्रयोग में लाए गए उसमें कौन सी धातुएं थी? लिथियम और बेरिलियम। 2 धातुएं हैं आपके पास, लिथियम और बेरिलियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी आवर्त में आपको बताया भी था मैंने कि आवर्त में सदैव बाएं से दाएं चला जाता है और वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे चला जाता है। तो देखते हैं कथन कौन सा हुआ। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घट जाती है। क्यों? जैसे आपने लिखा था LiB, BCnO, F, लिथियम, बेरिलियम,
फिर लास्ट में क्या पहुंच रहा है जाकर के COF फ्लोराइड, यानी ये अधातु में चला गया। अगला उसी में दिया गया ऑप्शन में कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे संयोजकता भी उसकी बढ़ जाती है, ये भी कथन सत्य हुआ। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं? नहीं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये 1 से 4 तक तो त्याग कर सकता है और 4 के बाद क्या करेगा? ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। तो ये कथन आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, तत्व XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। XCl2, ये X कोई क्या है? धातु है, जो XCl2 एक सूत्र बनाता है। आगे क्या कह रहा है? जो एक ठोस है जिसका गलनांक अत्यधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस वर्ग, किस समूह के अंतर्गत होगा? उसने दे दिए Na, Mg, Al, Si, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। XCl2 बनाता है तो इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ करेगा या इसके साथ, यानी किससे वो मैच करेगा जाकर। तो आप सूत्र कैसे बनता है आपको पता है कि जब आवेश आपस में बराबर हो जाते हैं तभी ये सूत्र बनता है। तो देखिए X की संयोजकता कहाँ लिखी हुई है? ये 2 लिखी हुई है। अब Cl की संयोजकता तो आपको पता होती है कितनी होती है? 1। तो आपने X में कितना लिख दिया? प्लस का 2, और Cl में कितना कर दिया? माइनस का 1, 1 2। तभी तो 3 गुणा करके क्या सूत्र बना देगा? XCl2। X एकम X 2 का गुणा करेंगे तो क्या बना देगा? XCl2। तो X में कितने प्लस आ गए आपके पास? 2। तो आपको अच्छी तरह पता है सोडियम में कितना आवेश होता है? 1, यानी इसकी संयोजकता 1 होती है। इसमें कितना होता है? 2, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसमें कितना होता है? 3, इसकी संयोजकता 3 हो गई। इसमें कितना होता है? प्लस का 4, इसमें संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो ये किससे मैच कर रहा है जाकर के? आवेश कितना आ गया आपके पास? 2। किस वर्ग से मैच कर रहा है जाकर के? दूसरे यानी मैग्नीशियम से मैच कर रहा है। तो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा? ये दूसरे वर्ग यानी मैग्नीशियम के साथ रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हैं? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि नियान में 2 कोष होते हैं और दोनों कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन सी में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किस तत्व का है? तो 2 8 10 10 2 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो मैग्नीशियम का होता है। आपका ये आंसर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुल 3 कोष हैं और संयोजकता कोष में जो अंतिम कोष है उसमें कितने हैं? 4 हैं। 3 कोष आपको पता है, पहले कोष में कितने रुकते हैं? 2, दूसरे में कितने रुकते हैं? 8, तीसरे कोष में देखा 3 कोष हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने रुके हुए हैं? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 8 10 10 और 4 14। तो 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो आपने अच्छी तरह पढ़ा था, सिलिकॉन का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं कि दूसरे कोष में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरे कोष में पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन्स हो, तत्व का नाम बताइए। तो इसे भी देख लेते हैं। पहला कोष, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इससे दोगुने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में। 2 रोके इसमें कितना रोक दिया? 4। तो पहला कोष फर्स्ट और ये क्या हो गया? सेकंड कोष। पहले कोष से दोगुने इलेक्ट्रॉन क्या रोक दिए? तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा आपके पास? 6 हो गए। तो तत्व परमाणु क्रमांक किसका होता है? 6, कार्बन का होता है। आपका आंसर भी आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? निम्न में से किस के साथ इसकी रासायनिक समानता
होगी। तो चलिए देख लेते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक है 2, 8, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास क्या मिल गया? 2, 8, 7। अब आप परमाणु संख्या पूछी गई है। संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। इसका कितना आ जाएगा? 2, 8, 10, 10 और 7, 17। परमाणु क्रमांक कितना निकल आया इसका? 17। 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन को किस वर्ग में रखा गया है? 7वें वर्ग। क्यों? आपके पास दिखाई दे रहा वर्ग सजगता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 7वां वर्ग हो गया। और इसे किस वर्ग के अंतर्गत रखे? क्लोरीन वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब हम आपको अगले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन कार्बन की संयोजकता यानी कार्बनिक रसायन के विषय में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक कार्बनिक रसायन में कितने क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार्बनिक रसायन जब आप मन से इसे पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप आसानी से समझते चले जाएंगे। आशा करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करके आप आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।